तैयार हो जाए, कब वो ना भूले वाला परफॉर्मेंस के लिए। हम बुला रहल बानी भोजपुरी टीम, इनका साथ आ रहल बा इन्फेक्शियस एनर्जी, वाइब्रेंट एक्सप्रेशन, बहुत ह्यूमर। सौरभ श्रीवास्तव जी आमंत्रित करेली। पहली बार भोजपुरी बोलने का प्रयास किया है, गलती माफ करेंगे। सौरभ श्रीवास्तव जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। नमस्ते, प्रणाम है सभी को। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, मैं छोटी सी 2 लाइन गाऊंगा अपने लैंग्वेज में, क्योंकि हर चीज की शुरुआत भगवान के नाम से होती है। निमिया की दाढ़ी मैया झूलेली झूलनवा हो की झूली झूली ना। निमिया की दाढ़ी मैया झूलेली झूलनवा हो की झूली गे झूली ना। मैया मोरी गावेली गीतिया हो की झूली झूली ना। मैया मोरी गावेली गीतिया हो की झूली झूली ना। धन्यवाद। तो जैसा कि आप लोगों को शायद लैंग्वेज से पता चली गया होगा, ये भोजपुरी लैंग्वेज है। आज हम भोजपुरी को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं हमारी टीम के साथ। तो स्वागत है आप सभी लोगों का इस नमस्ते भारत समारोह के टेपेस्ट्री ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस इवेंट में। मैं सौरभ श्रीवास्तव, मैं यूपी के गोरखपुर शहर का रहने वाला हूँ और यहाँ सिंगापुर में विगत 7 वर्षों से हूँ। और हमारा एक यहाँ बहुत अच्छा ग्रुप है, भोजपुरी एसोसिएशन ऑफ सिंगापुर, जो हम अपने लैंग्वेज, कल्चर, कला और हर चीज़ की समृद्धि को बना के रखने की कोशिश करते हैं। आज उसी क्रम में अवसर मिला है हमें अपने लैंग्वेज को यहाँ पर प्रेजेंट करने का। तो हमारे एक मित्र हैं मिस्टर रत्नेश पांडे, बहुत अच्छे वक्ता हैं। आपको हमारी जर्नी के थ्रू ले चलेंगे कि हमारा सैकड़ों साल का जो समृद्ध इतिहास रहा है भोजपुरी लैंग्वेज का, कहाँ से शुरू हुआ, कल्चर, चाहे आप कला देखें, संस्कृति देखें, आर्ट देखें, संगीत देखें। तो हम बहुत उत्साहित हैं आप लोग के सामने अपने कल्चर को शेयर करने के लिए। एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम शुरू करेंगे। तो जरा तालियों के साथ रत्नेश जी का स्वागत किया जाए स्टेज पे। और हमारे पास और भी कुछ प्रोग्राम्स हैं, आगे हम क्रमबद्ध तरीके से आपको बताते रहेंगे। तो अभी हम हैंड ओवर करते हैं रत्नेश जी को। रत्नेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ भाई। सबसे तो पहले ममता जी और इस फंक्शन का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोगों ने हमें एक मंच दिया अपनी भाषा, अपनी संस्कृति के बारे में बताने के लिए। तो आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसी भाषा की जिसमें अकेलापन या उदासीनता का कोई भाव है ही नहीं, जो रेगुलर कॉन्वर्सेशन भी हम लोग करते हैं। तो इंस्टेड ऑफ मैं, हम इस्तेमाल करते हैं। तो हमारी भाषा में, हमारी पूरी लोक संस्कृति में, लोक कला में, लोक चित्रकारी में, क्या एक जो भोजपुरिया संस्कृति है उसमें एक अलग स्तर का सौंदर्य बोध है, एक सामाजिकता की भाव है, एक जो सबको एक साथ लेकर चलने का जो भाव है, वो उस पूरी सभ्यता में, पूरी संस्कृति में। तो आज हम लोग बात करेंगे उसी समग्रता के भाव की, उसी सांस्कृतिक चेतना की और उसी भाषा की जिसे हम लोग कहते हैं भोजपुरी। तो आज हम लोग सारी भाषाओं के बारे में बात करने वाले हैं। तो चीनी के समान मीठी भारत की और बहुत सारी भाषाओं के बीच में आज हम लोग बात करेंगे गुड़ के समान मीठी भोजपुरी की, उसके भौगोलिक विस्तार की, उसका ऐतिहासिक पक्ष देखेंगे और थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे भोजपुरी में जो लिटरेचर अवेलेबल है, भोजपुरी में जो संगीत है, भोजपुरी में जो कला है, उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर बात करें भोजपुरी के प्रसार की और जो द स्प्रेड ऑफ भोजपुरी स्पीकिंग पीपल है, वो करीब करीब 32 मिलियन पीपल हैं हु आर लाइक नेटिव भोजपुरी स्पीकर्स इन इंडिया। और जब बात करते हैं हम पूरे विश्व स्तर पे, जहाँ पे भारत के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर ऑफिशियली, अनऑफिशियली
there's a huge population of भोजपुरी speaking people, तो वो नंबर करीब करीब 35 मिलियन तक जाता है। और इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि ये नंबर और भी ज़्यादा ऊपर जा सकता है। क्यों? क्योंकि जब हम जनगणना करते हैं तो उसमें एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल है जो कि अपनी मदर टंग या अपनी मातृभाषा के रूप में भोजपुरी सेलेक्ट नहीं करते, बट हम लोग बोलते भोजपुरी हैं, लिखते भोजपुरी हैं, सोचते भोजपुरी हैं और अपना जो भोजपुरी जीवन शैली उसे जीते हैं। तो ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो भोजपुरी की जो शुरुआत है वो करीब करीब 7वीं शताब्दी के आसपास मध्य प्रदेश के उज्जैन से आए राजा भोज की उनके एफर्ट से दिखता है। तो मध्य प्रदेश से राजा भोज आते हैं बिहार की एक शहर में और एक अपनी नई राजधानी बसाते हैं और उसका नाम पड़ता है राजा भोज की वजह से भोजपुर। और चूंकि ये जगह का नाम है भोजपुर, तो भोजपुर में रहने वाले जितने भी लोग थे उनके द्वारा बोले जाने वाली भाषा को नाम मिला भोजपुरी का। तो भोजपुरी वहाँ से निकली। अगर आप फिर भोजपुरी सिर्फ भोजपुर में नहीं सिमट कर रही, क्योंकि इतना इन्फेक्शियस हमारा कल्चर है, वो बहुत जल्दी फैलना शुरू करता है। तो भोजपुर से निकलकर आप देखेंगे तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बिहार और दक्षिण पूर्वी नेपाल का जो करीब करीब 74,000 स्क्वायर किलोमीटर का एक क्षेत्रफल है जिसमें भोजपुरी बोली जाती है, लिखी जाती है, पढ़ी जाती है। उसके अलावा अगर हम विश्व के और बाकी देशों की बात करें भारत के अलावा, मैं सिंगापुर में इसमें नहीं जोड़ रहा हूँ बिकॉज सिंगापुर में स्टिल वी हैव अ डिसेंट नंबर ऑफ पीपल, बट ऑफिशियली यहाँ पर हम लोग भोजपुरी नहीं बोलते। तो ऑफिशियली भोजपुरी भारत के अलावा नेपाल, फिजी, मॉरिशस, गुयाना, ट्रिनिडाद, सुरिनाम जैसे जगहों पर बोली जाती है। वहाँ पर कई जगह पर ये ऑफिशियली वहाँ का स्टेट लैंग्वेज भी है, कई जगह पर सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज जैसा भी इसे मानते हैं। मॉरिशस ने 2011 में भोजपुरी को अलग एक स्पेशल इनहांस स्टेटस ऑफ लैंग्वेजेस में काउंट किया, जिसकी वजह से मॉरिशस में भोजपुरी को अभी सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में भी जानते हैं। और कई सारे लोग हैं जो अक्सर सवाल पूछते हैं कि क्या भोजपुरी की अपनी कोई लिपि है, क्या भोजपुरी में कोई ग्रामर है। तो हाँ, बिल्कुल भोजपुरी में भी ग्रामर है। अक्सर क्या होता है कि हम सुनते हैं मे बी थ्रू बॉलीवुड फिल्म्स या सॉन्ग्स, या जो एक रेगुलर हम जब हास परिहास के विषय बात करते हैं तो अक्सर लोग बोलते हैं, जब भोजपुरी बोलने की बात आती है तो कोई कहता है कहाँ जात बाड़ा, कहाँ जात हवा, कहाँ जात बाड़ा, कहाँ जात बानी, कहाँ जाता रहा, कहाँ जात हवा। ये सारी चीज़ें सही है। तो मन में एक इंप्रेशन आता है कि क्या इसमें कोई ग्रामर नहीं है। हालांकि इन सारे स्टेटमेंट्स का मतलब वेयर आर यू गोइंग, दैट्स द ओनली मीनिंग दैट वी ऑल हैव। कहाँ जात रहा, कहाँ जात हवा, कहाँ जात बाड़ा, कहाँ जात बाटा, कहाँ जात बाटी, कहाँ जात बाटू। दीज ऑल थिंग्स मीन द सेम थिंग, कहाँ जा रहे हो। बट स्टिल वी हैव अ ग्रामर, वी हैव अ स्क्रिप्ट विच इज़ वेरी एंशिएंट वन। इसकी शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी करीब करीब 7th सेंचुरी से ही। इसके रिटन हमारे पास सबूत या एक हिस्ट्री में इसका डिस्क्रिप्शन मिलता है। तो सबसे पहले इसे ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न कैथी लिपि, जिसे कई जगह कायथ या कायस लिपि भी कहते हैं, बिकॉज की इट वॉज वाइडली यूज बाई द कायस सोसाइटी ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, ब्रिटिश पीरियड। दे वर द ट्रेडिशनली इन्वॉल्व कम्युनिटी जो कि डॉक्यूमेंटेशन में या रिलीजियस डॉक्यूमेंटेशन बोले या फिर जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उनको डॉक्यूमेंट करने के लिए यूज करते थे। तो दैट वाज द कम्युनिटी, द कायस कम्युनिटी। सो इट वाज एक्चुअली फ्लरिश विद देम। तो दैट इज वन ऑफ द रीजन कि इसको हम कैथी भी कहते हैं। तो कैथी इज प्रिटी मच सिमिलर टू देवनागरी जो हम लोग आज की डेट में यूज करते हैं। तो अगर बात करें कैथी लिपि की तो ड्यूरिंग मुगल पीरियड इसमें काफ़ी ज़्यादा काम हुआ। एंड देन आफ्टर मुगल्स जब ब्रिटिश भारत में आए तो उन्होंने भी इसको एज अ लैंग्वेज, एज अ स्क्रिप्ट यूज़ करना शुरू किया फॉर उनके रेगुलर जो कोर्ट कचहरी रिलेटेड जो मामले थे उसमें यूज़ करने के लिए। आप देख सकते हैं इन सिक्कों के नीचे कैथी लिपि में लिखा हुआ, दिस इज फ्रॉम शेर शाह सूरी, जिन्हें जीटी रोड के लिए भी काफ़ी जाना जाता है इन आवर रीजन, बिहार और उसके आसपास में। 22 मार्च इज द डे जब हम लोग इसे ऑफिशियली भारत में और भारत के बाहर भी वर्ल्ड भोजपुरी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और इस डेट को इसलिए माना गया क्योंकि वी बिलीव कि कबीरदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स इन भोजपुरी लिटरेचर।
तो उनके जन्मदिन को हम लोग भोजपुरी डे के रूप में मनाते हैं ग्लोबली। आइए बात करते हैं भोजपुरी लिटरेचर की। हमने देखा कि हमारे पास जो लिपि है उसके डॉक्यूमेंटेड हमारे पास जो प्रमाण मिलते हैं दैट इज बिगिनिंग फ्रॉम 7th सेंचुरी। और सिर्फ भोजपुरी लिटरेचर ही नहीं, किसी भी आप दूसरे लिटरेचर की या भाषा की या संस्कृति की बात करेंगे तो उसमें जो प्रकृति है, जो नेचर है, एनवायरनमेंट है, आपके आसपास उपलब्ध चीज़ें हैं, उनका एक बहुत ही सहज और रचनात्मक कंट्रीब्यूशन मिलता है। जो प्रकृति के जो भी उतार चढ़ाव हैं, सर्दी, गर्मी, बारिश, सुख दुख, धूप छाँव, इन सब के बीच और हमारा जो परिश्रम है उनके बीच, तो प्रकृति के उतार चढ़ाव और मनुष्य के परिश्रम के बीच में एक भरा पूरा समाज है, एक परिवार है और एक अर्थव्यवस्था है। उसके बीच में कुछ रीति रिवाज हैं, कुछ धर्म, कुछ कर्म कांड, कुछ सुख, कुछ दुख, ऐसे बहुत सारे इंस्टेंस हैं जो कि इसमें पूरी संस्कृति के रूप में इवॉल्व होते हैं, जिस लिटरेचर पर, जिस भाषा पर उनका एक प्रभाव पड़ता है। तो सिमिलरली भोजपुरी लिटरेचर में भी, जिसकी यात्रा करीब करीब 1300 ईयर्स की है, स्टार्टिंग फ्रॉम 7th सेंचुरी, प्रकृति का बहुत ज़्यादा असर दिखता है। प्रकृति में मिलने वाले संकेतों के, सूक्ष्म सूत्रों के, जैसे मौसम, मिलना, बिछोह, इन सारे इमोशंस का काफ़ी प्रभाव है। तो ओवरऑल हम लोग भोजपुरी साहित्य को 3 कालखंड में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। फर्स्ट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द एंशिएंट वन विच इज फ्रॉम 7th to 11th सेंचुरी। ये वो टाइम था जब हमारे यहाँ भोजपुरी पोइट्स मिले जिनके बारे में हमें बाण भट्ट के अलग अलग साहित्य में भी दिखता है, रामचरितमानस में इसका वर्णन है। तो दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम दैट टाइम। और इसमें बहुत सारे फिर कॉन्ट्रीब्यूशंस हुए जिसमें कि खास करके जो संत समाज रहा, जो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, जैसे उदाहरण के निर्गुण एक पद्धति थी, जैसे कबीर दास और इन लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन, वो एंशिएंट काल में हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं। देन वी हैव मीडियल पीरियड जिसमें कि 1325 से 1875 तक का पीरियड था। और इस दौरान भोजपुरी जो लिटरेचर है, जो भोजपुरी साहित्य, उसमें काफ़ी ज़्यादा काम देखने को मिलता है। तो जो भी भक्ति आंदोलन था, उसके जितने भी दोहे, छंद, निर्गुण, गीत, कविताएं बननी शुरू हुई, वो ये टाइम था जिसमें काफ़ी ज़्यादा उसमें प्राइमरीली काम होना शुरू हुआ। देन एक मॉडर्न टाइम जिसे हम बोल सकते हैं 1875 से लेके लेट 90s या आज के समय तक, दिस इज द मॉडर्न पीरियड जहाँ पे भोजपुरी में एक्चुअली काम पब्लिश होने शुरू हुए और शेयर होने शुरू हुए, जो कि इनिशियल स्टेज था 1880s जहाँ पे बुक्स पब्लिश होने शुरू हुई, फिर भोजपुरी के न्यूज़पेपर आने शुरू हुए और उसके बाद आप देखेंगे एक डेवलपमेंट स्टेज है 1920 से लेके आज़ादी के समय तक का जो स्टेज था जिसमें काफ़ी देशभक्ति की भावना से ओत काम होने शुरू हुए। ये वो दौर था जब रघुवीर नारायण जी उनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना बटोहिया लेकर आते हैं। बटोहिया को हम लोग वंदे मातरम ऑफ भोजपुरी के नाम से भी जानते हैं। इसमें देश के बारे में, देश का बहुत ही सुंदर वर्णन करते हैं। वैसे ही ये वो समय था जब भोजपुरी के शेक्सपियर के नाम से जाने जाते हैं भिखारी ठाकुर जी। उन्होंने बहुत सारे नाटक रचे, बहुत सारे गीत लिखे और उन नाटकों के माध्यम से, उन सारे गीतों के माध्यम से उन्होंने उस समय के समाज में जो भी कुसंगतियाँ या सामाजिक बुराइयाँ थी उनके बारे में बातें करना शुरू किया। इनके 2 नाटक जो मुझे अभी याद आते हैं, एक तो है जो उन्होंने लिखा गबर गिचोर। गबर गिचोर एक नाटक है जिसमें बात होती है आज से उस समय महिला, स्त्री एम्पावरमेंट या महिला एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट। उस समय जब इन सब चीज़ों के बारे में कोई बात करता नहीं था, तो गबर गिचोर नाटक के माध्यम से भिखारी ठाकुर जी विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, एक ऐसे मुद्दे को उठाते हैं जो उस समय के समाज में कहीं से भी बातचीत नहीं होती थी। फिर उनका एक नाटक है बेटी बेचवा। बेटी बेचवा इज द समवन हु इज सेलिंग देयर डॉटर्स। तो इसमें इस नाटक में एक सामाजिक विसंगति थी जो बाल विवाह की, उसके बारे में बात करते हैं। तो आप देखेंगे जो भोजपुरी साहित्य उस डेवलपमेंट स्टेज में रचा गया, वो उस समय के कालखंड में जो भी हमारे आसपास सामाजिक विसंगति है, कुरीति है, या हमारे उस समय देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, तो आसपास के जो भी भाव हैं उससे ओतप्रोत साहित्य रचे गए, लिखे गए, जिसका समाज के ऊपर काफ़ी प्रभाव रहा। और कई बार वो जो साहित्य रचे गए वो भी समाज से काफ़ी प्रभावित रहे। और लास्ट में हम देखते हैं एक फ्लरिशिंग स्टेज जो कि 1947 से आज तक का, या लेट 90s कह लें या आज तक का कह लें, जहाँ पे भोजपुरी में काफ़ी सारे नॉवेल्स लिखे गए, शॉर्ट स्टोरीज बननी शुरू हुई,
और जो अर्ली स्टेज ऑफ बॉलीवुड था, जहाँ पे जो गीत आने लगे, जहाँ लता मंगेशकर जी से लेके खयाम से लेके काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्होंने भोजपुरी में काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट किया। फिर एक स्टेज आता है किसी भी कल्चरल रिफॉर्म में, जहाँ पे हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं उस पर कहीं ना कहीं प्रकृति का और इन सब का उपयोग देखते हैं। इसमें जो लोक कला है वो भी इससे अछूती नहीं रहती। तो जब हम बात करते हैं भोजपुरी लोक कला की, तो मोस्टली हमारे पास कई सारी विधाएं हैं जिन्हें हम जानते हैं, बट अगर मैं इस समय को देखते हुए बात करूं तो भोजपुरी में कोहबर और पीड़िया, ये दो ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स हैं जिसके बारे में आज हम लोग थोड़ा बहुत बात करेंगे। तो ये जो कोहबर की चित्रकारी है, जो ऊपर का चित्र आप देख रहे हैं, दैट इज प्योर भोजपुरी आर्ट वर्क, जिसमें कि क्लियरली वी कैन डिराइव दैट कंक्लूजन कि इसमें आसपास, बिकॉज जो भोजपुरी कल्चर है वो कृषि प्रधान रहा है शुरू से। इवन आई थिंक मोस्ट ऑफ द कल्चर दैट वी हैव इन इंडिया दे हैव इवॉल्व फ्रॉम एग्रीकल्चर बैकग्राउंड या खेती किसानी से निकले। तो ये जो चित्र झलकते हैं इसमें भी खेती से संबंधित, मौसम से संबंधित, आसपास मिलने वाली वनस्पति जैसे तुलसी का पौधा, नीम का पेड़, नारियल का पेड़, केले का पेड़, इन सारी चीज़ों का इसमें विस्तृत चित्रण मिलता है। फिर आप नीचे देखेंगे जो एक चित्र है वो है, उसे कहते हैं कोहबर, कोहबर आर्ट फॉर्म। कोहबर का जो शाब्दिक अर्थ है वो है कोहवर, यानी कि जो नए नव दंपत्ति हैं, नए जिनकी शादी हुई पति पत्नी, उनके मिलन का जो घर होता है कमरे में, उसे कोहबर कहते हैं। तो ये जो चित्र है, और एक दूसरा अर्थ भी है कोहबर का, जो हमारे कुल देवता हैं उन्हें स्थापित करने का जो स्थान होता है घर में, उसे भी कोहबर कहते हैं। तो कोहबर नए दंपत्ति का स्वागत करने के लिए घर में शादी विवाह के समय में हमारे घर में स्त्रियां बनाती हैं, और यूजुअली इनको जो पूर्व और पश्चिम की तरफ की दीवार होती है उस पर बनाया जाता है। बट जैसा कि मैंने पहले कहा, किसी भी लोक कला, लोक चित्र, लोक संगीत में प्रकृति के जो बहुत ही, या सौंदर्य बोध के जो बहुत ही सूक्ष्म चिन्ह होते हैं उनका बहुत वर्णन होता है, उनका यूज बहुत ज़्यादा होता है। तो कोहबर का जो आर्ट फॉर्म है ये भी उस सूक्ष्म रिप्रेजेंटेशन से सौंदर्य के अछूता नहीं है। इसमें यूजुअली एक टिपिकल पैटर्न होता है जिसे हम बार बार रिपीट करते हैं अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से, और उसके पीछे का जो एक जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की भावना होती है वही उसके बैकग्राउंड में होती है। तो आप देखेंगे कोहबर की चित्रकारी में कई सारी आपको आड़ी टेढ़ी लाइनें दिख रही होती हैं। तो इनमें कुछ कुछ जो सांकेतिक चिन्ह यूज होते हैं वो है बांस, बाम्बू ट्री। तो बांस के पीछे का जो, उसके पीछे की जो फिलॉसफी है, जो जीवन शैली में आप बांस का पौधा कहीं भी लगाएंगे तो बहुत जल्दी अपने आसपास एक अपना पूरा घना परिवार जंगल बना लेता है और वो ग्रो करता है। तो बांस को भी हम लोग काइंड ऑफ अजर अमर जैसा एक वनस्पति या पेड़ मानते हैं। तो सिमिलरली वही फीलिंग के साथ जो परिवार है वो वर वधु को एक दुआएं या आशीर्वाद देता है, ब्लेसिंग्स देता है, कि जैसे एक बांस का पौधा अपने आसपास फैलता रहता है और हमेशा चिरायु कहता रहता है, वैसे ही जो नव दंपति ये भी चिरायु हो और समाज को आगे बढ़ाने की जो अपनी नियति है और उसमें पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करें। जैसे बांस हरा रहता है, आसपास ग्रो करता है, वैसे ये परिवार भी ग्रो करे, आसपास रहे और समाज में एक अच्छा अपना कंट्रीब्यूशन बने, एक आदर्श स्थापित करें। बांस के अलावा आप देखेंगे इसमें सूर्य, चंद्र आदि ऐसे प्रतीक चिन्ह का भी उपयोग करते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा इज लाइक दे आर फॉर एवर, वो हमेशा थे, हमेशा है और हमेशा आगे रहेंगे। तो जैसे सूर्य और चंद्रमा हमेशा से हैं, वैसे ये जो परिवार है इनके साथ जो एक समाज का निर्माण होगा वो भी हमेशा रहे। सूर्य और चंद्रमा के समान इनका भी जो अहिवात है वो निरंतर बना रहे, इनका जो प्रेजेंस है वो हमेशा बना रहे। और सूर्य और चंद्रमा जैसे इस समाज में, इस परिवार में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करते हैं, वैसे ये नव दंपति भी एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन लेते हैं। सूर्य चंद्रमा के अलावा कलश जो कि जीवन का प्रतीक है, जीवन में एक पौरुष का प्रतीक है या पूर्णता का प्रतीक है। जल भरा हुआ कलश जो कि जीवन रस, आनंद का प्रतीक है। उसी तरह कुछ प्लस के साइंस या स्वस्तिक ऐसे चिन्ह भी यूज होते हैं। तो जैसे पुरुष और प्रकृति के मिलन से भी सब कुछ बना है, हर एक चीज़ में दो एंगल होते हैं, अच्छा बुरा, सच झूठ, वैसे इन सारे एस्पेक्ट्स को भी इन चित्रकारी के माध्यम से दिखाते हैं। देन तो अल्टीमेटली जो बात यही है कि जो समाज है उसका स्ट्रक्चर कैसे पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करे, ये हमारे सारी लोक चित्रकलाओं के माध्यम से भी देखते हैं।
अब बात करते हैं भोजपुरी संगीत की। तो भोजपुरी संगीत मोस्टली हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक से ही इवॉल्व हुआ, और इसमें भी कई सारे ट्रेडिशनल फॉर्म्स हैं, जिसके बारे में अगर बात करें तो इसे भी हम अलग अलग कैटेगरीज में बना सकते हैं। तो ब्रिटिश काल में जो समय था जहाँ पर प्लांटेशन वर्कर के रूप में ब्रिटिशर्स ने भारत से काफ़ी लोगों को बसाना शुरू किया दूर देशों में, जैसे सूरीनाम, गुयाना, त्रिनिदाद टोबैगो। तो जैसे जैसे भोजपुरिया समाज के लोग आगे बढ़ते गए, उनके साथ साथ एक ग्लोबलाइजेशन ऑफ भोजपुरी म्यूजिक भी होने लगा। हम लोग जहाँ गए अपने साथ अपना संगीत, अपना साहित्य भी लेते गए, और गए तो सिर्फ ऐसा नहीं कि अपना प्रभुत्व जमाना, वहाँ जाकर वहाँ के लोकल म्यूजिक, लोकल कल्चर के साथ भी हमारा एक बहुत ही फाइन ब्लेंडिंग शुरू हो गया। तो अगर आप बात करें बैठक गीत की, जो कि सूरीनाम में प्रसिद्ध है, बैठक गीत इज नथिंग बट अ सोशल गैदरिंग। बैठक मतलब सोशल गैदरिंग, जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं, तो वैसे ही सूरीनाम में लोग बैठते हैं, इकट्ठा शुरू होते हैं, हरे कृष्णा हरे राम करते करते एक गाना शुरू होता है, और दिन वो चलता जाता है, जिसे हम बैठक गीत के नाम से जानते हैं। अब बात करें चटनी म्यूजिक की, तो आउट ऑफ ऑल दीज थ्री चटनी म्यूजिक इज वेरी पॉपुलर। ये त्रिनिदाद टोबैगो में है, जहाँ पे इट्स काइंड ऑफ अ भोजपुरी फोक म्यूजिक विच इज ब्लेंड विद कैरिबियन कैलिप्सो और सोका म्यूजिक। सुंदर पोपू वॉज वन ऑफ द पॉपुलर आर्टिस्ट इन चटनी म्यूजिक, और बाद में जब इसे बॉलीवुड म्यूजिक के साथ भी इसका फ्यूजन करके काफ़ी गाने बनने शुरू हुए, और भी पॉपुलर हुआ। देन देयर इज समथिंग विच इज कॉल्ड गीत गवई, जो कि मॉरिशस में है। इट्स नथिंग बट अ प्री वेडिंग काइंड ऑफ सेरेमनी, जहाँ पे लोग मिलते हैं, परिवार के लोग मिलते हैं और गाने गाते हैं। और 2016 में यूनेस्को ने इसे एक इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में भी शामिल किया। तो ये तो हमारा ग्लोबल प्रेजेंस है इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक। और अगर आप सिर्फ भोजपुरी लोकगीत की बात करें, विच इज़ वेरी पॉपुलर इन द फोक कल्चर इन इंडिया, तो हम इसे 2-3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज द ओकेजनल पार्ट। ये वो गाने होते हैं जो किसी न किसी ओकेजन के समय पे गाए जाते हैं। तो जो सबसे खास बात है जो भोजपुरी म्यूजिक को अलग करती है, भोजपुरी फोक म्यूजिक को अलग करती है, वो ये है कि हमारे पास जन्म से लेके मरण तक और इनके बीच में जितने भी सीरीज ऑफ इवेंट्स है, सबके लिए गाने। आप जस्ट बोले और हमारे पास वो गाने उपलब्ध हैं। किसी के बच्चे के जन्म से लेके उसके छठिहार, बरही, इवन बाल उगने से लेके बाल झड़ने तक के भी गाने हमारे पास। उसके बाद बात होती है कुछ गानों की जो है सीजन बेस्ड। तो हर एक मौसम के लिए हमारे पास अलग अलग गाने हैं। चैत के महीने में चैता, फागुन के महीने में फगुआ, जब हम फसल रोपते हैं तो रोपनी गीत, फसल काटते हैं तो कटनी गीत, उसके अलावा बारिश में कजरी। तो ऐसे बहुत सारे हमारे गीत हैं जो कि ट्रेडिशनल जो सीजन्स हैं उसके ऊपर बेस्ड हैं। फिर बात करें हम जो एक इसके अलावा बहुत सारे गीत हैं जो ऐसे हैं जो ओकेजन बेस्ड हैं या किसी समसामयिक विषय पर लिखे गए। जैसे भारत की आज़ादी के समय जो गीत लिखे गए वो आज़ादी की भावना से उपयुक्त थे। भारत के बंटवारे के समय जो गीत लिखे गए वो बंटवारे से संबंधित थे। गांधी जी की हत्या पे जो गीत लिखे गए वो गांधी जी की हत्या और उससे इवेंट से संबंधित। तो ऐसे बहुत सारे गीत रहे। तो अगर मैं इसको थोड़ा और डिटेल में बात करें तो जो बच्चे का जन्म होता है तो उसमें हम गाते हैं सोहर। मैं आपको 2 लाइनें सुनाना चाहता हूँ सोहर गीत की। जुग जुग जिया सुललनवा, भवनवा के भाग जागल हो। जुग जुग जिया सुललनवा, भवनवा के भाग जागल हो। फुललना लाल हुई है फुलवा के दीपक, मनवा में आस जागल हो। आप एक चीज़ जो नोटिस करेंगे पैटर्न भोजपुरी फोक म्यूजिक का। अच्छा, जब मैं भोजपुरी म्यूजिक की बात कर रहा तो प्लीज़ डोंट गो ऑन यूट्यूब एंड स्ट्रेट अवे सर्च भोजपुरी सॉन्ग्स। प्लीज़ 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 डोंट डू दिस। क्योंकि भोजपुरी के साथ जो सबसे बड़ी समस्या या अभिशाप या जो भी कह लें आप, वो ये है कि जो भोजपुरी में अच्छा है वो पॉपुलर नहीं, और जो पॉपुलर है वो अच्छा नहीं। तो अगर आपको भोजपुरी में डिटेल बात करें तो प्लीज़ कम टू मी, विल टॉक बैकस्टेज। आप यूट्यूब पे जाके सर्च मत करें, अगर करना भी तो आई टेल यू कि कौन सा सर्च करना है। तो जो नोटिसेबल पार्ट वो ये है कि भोजपुरी लोक गीतों में हमेशा समाज की भलाई की कल्पना की गई है। अभी जैसे मैंने आपको सुना है जन्म की बात। अभी जैसे देखिए जो बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, खेलना कूदना शुरू करता है, तो माँ उसको सुलाने के लिए लोरी गाती है।
तो भोजपुरी लोक में जो सबसे एक और स्पेशलिटी वो ये है कि हम बहुत जल्दी देवी देवताओं के साथ एक आत्मीय संबंध जोड़ लेते हैं, और वो जो संबंध है वो ये लेवल पे चला जाता है कि फिर उनका जो देवत्व है वो हम खत्म कर देते हैं और हम एक काइंड ऑफ बडी बन जाते हैं। उनसे हम शिकायत भी कर सकते हैं, उन्हें गाली भी दे सकते हैं, उनसे हंसी ठिठोली भी कर सकते हैं। तो जब एक भोजपुरी संस्कृति में माँ अपने बच्चे को सुनाने के लिए लोरी सुनाती है तो वो चन्ना को मामा बनाती है और कहती है, आरे आवा पारे आवा नदिया किनारे आवा आवन हो, चंदा बना अंगना हमारे कन्हैया मोरा खेल सुरो, चंदा बना अंगना हमारे कन्हैया मोरा खेल सुरो। अब यहाँ पे माँ चंदा को मामा बनाती है और अपने बच्चे के रूप में भगवान कृष्ण को देखती है। तो ये स्तर पे हम आत्मीयता जोड़ते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ हम अच्छी बातें नहीं कहते भगवान के बारे में, हमारे यहाँ संबंध इतने कैजुअल हो जाते हैं कि हम भगवान को गालियाँ तक देते हैं। अब शादी विवाह के अवसर पे जिन्हें नहीं पता, हमारे यहाँ गाली देने की परंपरा है गाने के माध्यम से। तो गाली ये जो सो कॉल्ड ट्रेडिशनल फॉर्मेट ऑफ गाली है वो नहीं है, वो हंसी ठिठोली वाली बात है। तो हमारे यहाँ भगवान शिव दूल्हा बन के आते हैं और उनके ससुराल में जब महिलाएं देखती है भगवान शिव को दूल्हा बन के आते हुए तो उन्हें हंसी ठिठोली में गाली देती है। तो वो कैसे कहती है, दुल्हराए गए दुल्हू अंगनवा में दुल्हराए गए, इनके धतुरा है भंग इनके जटा बीच में गंग, काबू में नाही बांग, अरे दुल्हराए गए दुल्हू अंगनवा में दुल्हराए गए। अभी भगवान शिव को कह रहे हैं जो एक बार अपनी तीसरी आंख खोल दे तो सब भस्म हो जाए। वो भगवान को भी हम हंसी ठिठोली और मजाक कर रहे हैं कि इनके तो काबू में इनके अंग रहते हैं, इनके सर में गंगा जी है, गले में सांप है। तो ये स्तर पे आत्मीयता है। अब जो प्रकृति में अवेलेबल जो प्रतीक चिन्ह है, जैसे कोयल, तुलसी का पौधा, आंगन, धूप, सुबह शाम, उसको अब जैसे फॉर एग्जांपल कोयल है, कोयल की आवाज़ कितनी मीठी है। आप में से कोई भी होगा जिसे कोयल की आवाज़ कर्कश लगे और वो डिस्टर्बिंग लगे। बट हमारे यहाँ एक महिला है जिसके पति सुबह से शाम तक बेचारे हाथ और मेहनत करके आए ऑफिस से और घर आके शाम को सो रहे हैं और कोयल ने कू कू करना शुरू कर दिया। तो अब वो जो पत्नी है वो बड़ी चिंता में मगर कि ये कोयल क्यों गा रही है, इस टाइम में डिस्टर्ब कर रही है। तो कहती है, रोजे रोजे बोले कोयल साझे रे बिहनवा हो, रोजे रोजे बोले कोयलर साझे रे बिहनवा हो, आज बोले ले आधी रतिया हो रामा, कोयल बड़ी पाती सुतले सैया के जगावे हो रामा, कोयल बड़ी पापी। अब कोयल इतनी अभागन इतनी पापी है, मेरे पति सो रहे हैं और वो रात में आधी रात में गा रहे हैं। तो ये स्तर पे हम प्रतीकों का उपयोग करते हैं, सांकेतिक चिन्ह का उपयोग करते हैं भावनाओं को दर्शाने के लिए। अब ऐसे ही जब बात हुई क्रांति की तो उस समय एक गीत बना जिसे हम वंदे मातरम ऑफ भोजपुरी कहते हैं, बटोहिया। तो उसमें देश का इतना सुंदर चित्रण है। उसमें कहते हैं, सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवा हो, मोरे प्राण बसे ही मन रे बटोहिया, मोरे प्राण बसे ही मन रे बटोहिया। तो भोजपुरी में जो लोक का जो सबसे बड़ा सौंदर्य है वो सिर्फ यही है कि हमने प्रकृति के साथ एक एकात्मता का भाव रखा, प्रतीक जो यूज किए उनके साथ एक आत्मीय संबंध रखा, देवी देवताओं के साथ हम बड़ा कैजुअल संबंध रखते हैं। और यही हमारे विस्तृत लोक जीवन को भी दर्शाता है। जो भोजपुरी भाषा का ये क्षेत्र है, ज्ञान, शिक्षा, क्रांति, इन सब के साथ साथ अपने शौर्य के लिए तो प्रसिद्ध है ही। यहाँ पे राजा जनक, राजा भोज,
याज्ञवल्क्य का एक जो दार्शनिक विचार थे, विश्वामित्र हुए, महात्मा बुद्ध का ज्ञान रहा, तक्षशिला जैसी तपस्थली रही, ज्ञान स्थली रही। इसके अलावा अगर आप बात करें तो क्रांति का एक लंबा इतिहास जो कि बाबू वीर कुंवर सिंह रहे, मंगल पांडे रहे। तो हम सब जानते हैं मंगल पांडे ने 1857 में क्रांति का समय चुका, लेकिन उसके पहले भी 1750 के आसपास भी हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे क्रांतिवीर रहे जिनके ऊपर उस जमाने में अंग्रेजी हुकूमत ने 20,000 के आसपास का इनाम रखा, जहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग्स कहते हैं कि न पेशवा, न मराठा, न दक्षिण भारत के राजा, हमें अगर किसी से सबसे ज़्यादा आतंक है तो वो है शाही जी, जो कि हुए हमारे यहाँ बिहार में। देन फर्दर उन्होंने अपनी राजधानी शिफ्ट की उत्तर प्रदेश के आसपास में। तो ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी का एक लंबा इतिहास है। फिर आप बात करें दूसरी ओर, ये ज्ञान और शौर्य की इस विराट विरासत के साथ साथ हमारे पास जो प्रकृति की व्यापकता के साथ ताल से ताल मिलाता एक पूरा लोक जीवन है, लोक शिल्प है, लोक गीत है, लोक कलाएं हैं। और ये जो हमारी जो ग्रामीण बेस्ड सांस्कृतिक विरासत है, इसी में हमारा दिल धड़कता है। जो एक भोजपुरिया कहीं पे भी आपको मिले, उसका दिल, उसके पैर थिरकते हैं तो इन्हीं गीतों पे थिरकते हैं, उसकी सांसें चलती हैं तो इन्हीं गीतों के साथ चलते हैं। और जब हम किसी के साथ मिलन तो कभी बिछो के आंसू से हमारे यहाँ झिलमिलाते हैं। और इन सब के साथ ही अगर आप देखें तो जब कभी कभी हम ऐसे गीतों के द्वारा, ऐसी रचनाओं के द्वारा एक अलग ही संसार रचते हैं, जिसमें जब आप एक आलोचक के रूप में या एक प्रशंसक के रूप में किसी भी रूप में आप जुड़ेंगे तो आप न रहकर, मैं न रहकर, आप भी हम ही बन जाने वाले हैं। तो ये जो है एक विराट एक्सपेंशन है भोजपुरिया कल्चर का, कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेक्शियस हैं। आप हमसे मिलेंगे तो आप भी हम करने लगेंगे, आपके अंदर का जो मैं का भाव है वो कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे छूटेगा और हम सब एक साथ एक समावेशी भाव लेकर फिर आगे बढ़ेंगे। इसके साथ ही एक बार फिर से धन्यवाद नमस्ते भारत का और ममता जी का धन्यवाद। हेलो एवरीवन, आई एम बैक हियर अगेन। इतने अच्छे अच्छे परफॉर्मेंसेज आपने देखे, इतने अच्छे अच्छे डांस किया है बच्चियों ने। एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए सबके लिए। और इस कार्यक्रम का आखिरी परफॉर्मेंस बचा हुआ है। मैंने आपको वादा किया था मैं वापस आऊंगा और हमारी 3 ब्यूटीफुल लेडीज को मैं इनवाइट करूंगा। एक हमारा फोक सॉन्ग है, अवधी फोक सॉन्ग बोलते हैं उसको, वो आपके सामने प्रेजेंट करेंगी ये। तो लास्ट परफॉर्मेंस है, आप उत्साह बढ़ाइए, तालियां बजाते रहिए और बड़े मजे से सुनिए। इनवाइट करूंगा मैं स्टेज पे निहारिका जी को, खुशबू जी को और अर्चना जी को। नमस्कार सबको। आज हम आपके सामने अवधी गाना गाने वाले हैं। मालिनी अवस्थी जी ने इसको कई बार कई रूपों में गाया है, तो उन्हीं का एक वर्जन आज हमने उठाया है, प्रिपेयर किया है आपके लिए और अब हम यहाँ पे प्रस्तुत करने वाले हैं। आशा है आपको पसंद आएगा। Baby
गोली दागे घायल कर जाए रे, गोली दागे घायल कर जाए रे, दिलिया बैरन, दिलिया बैरन। जाने सजनिया के सैया मोरे आशिक, जाने सजनिया के, जाने सजनिया के, जाने सजनिया के सैया मोरे आशिक। खाए धतूरा, खाए धतूरा सौद बौराए रे, खाए धतूरा सौद बौराए रे, दिलिया बैरन, दिलिया बैरन, दिलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, दिलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, दिलिया बैरन। पानी बरसे किधर से चले जाए रे, आगी लागे सहर जल जाए रे, गोली लागे साहब मर जाए रे, खाए धतूरा सौद बौराए रे, दिलिया बैरन, 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 दिलिया बैरन, 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 दिलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, दिलिया बैरन। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है। एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग दिस लॉन्ग, एंजॉयिंग ऑल द परफॉर्मेंसेस। आज का प्रोग्रामों की जो लिस्ट थी आज के लिए खत्म होती है। कल हमारे पास और भी ढेर सारे प्रोग्राम्स हैं, तो आप लोग की उपस्थिति फिर से अनिवार्य है एक तरह से। कल बहुत सारे प्लेज होंगे, एक हमारा कवि सम्मेलन टाइप का इवेंट है, विविधता में एकता, जिसमें आपको अलग अलग तरीके की रचनाएं सुनने को मिलेंगी। तो कल वापस से आप आइए, इसी स्टेज पे, इसी जगह पे हम फिर से मिलेंगे। बहुत सारे बच्चों के प्रोग्राम्स होने वाले हैं। तो आज के लिए आप घूम फिर के खाना खा सकते हैं, बहुत अच्छा खाना है, पीछे बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं, आप जाएं, एंजॉय करें। बहुत सारी शॉपिंग करने की चीजें हैं, बहुत यूनिक यूनिक चीजें हैं, मैंने घूम के देखी हैं। सो एंजॉय द रेस्ट ऑफ योर डे। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो, बाय बाय।